लाइफ में अगर कभी भी लगे ना कि किस लिए पढ़ रहे हैं, तो याद रखना तुम्हारे पीछे दो ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने अपना सारा कुछ त्याग दिया है बस तुम्हारे लिए। तो अपने लिए ना सही, उनके लिए इस बार पढ़ लेना और इस बार सिलेक्शन ले लेना, क्योंकि 2025 जो है एक डायमंड टाइम है। और इस बार चूके तो फिर भाई कहीं के नहीं रहोगे। ठीक है, तो इस बार जरूर पढ़ लेना। नमस्कार, मैं राहुल राज आप सभी का राहुल राज मैथ यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। वेलकम करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? एक नया सीरीज का शुरुआत किया है मैंने, जो कि लक्ष्य 2.0 है। रेलवे 2025 को टारगेट करके इसमें हर एक चीज हम करवा देंगे। मैथ आपका कहीं इससे बाहर नहीं जाएगा, एकदम बेसिक से एकदम माइनस लेवल से लेके चलेंगे। अगर आपको गणित में कुछ भी नहीं आता है तो आप बेफिक्र होकर के इस सीरीज को कंटिन्यू करें। आप 100% गणित सीख जाएंगे। ठीक है, क्योंकि गणित को पढ़ा नहीं जाता है, गणित को सीखा जाता है। और गणित को हम सिखाते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम कुछ क्वेश्चन करेंगे बेसिक बेसिक। कल हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स किया था। अगर कल का लेक्चर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा। आपका जो इस प्लेलिस्ट का नाम है कंप्लीट मैथ लक्ष्य 2.0 है। प्लेलिस्ट में आपका हर एक दिन का वीडियो ऐड होते जाएगा। कल का लेक्चर अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, वो भी आपको बहुत काम का है, क्योंकि आगे उसका बहुत यूज है। ठीक है, बाकी इस वीडियो में आखिरी तक बने रहे। 100% आपको समझ में आएगा, 1% का भी डाउट नहीं आएगा। इस बात की गारंटी है। बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि लाइव नहीं चल रहा है तो रिकॉर्डेड में डाउट आएगा। नहीं, डाउट नहीं आएगा, 1% का डाउट नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए आइए ज्यादा देर ना करते हुए सेशन को शुरुआत करेंगे। कुछ क्वेश्चन करेंगे बेसिक बेसिक, उसके बाद अगले सीरीज में टाइप वाइज करना शुरू कर देंगे। डिविजिबिलिटी रूल करेंगे, उसके बाद उस पर क्वेश्चन करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम करेंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे। फैक्टर करेंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे। तो एक एक चीज करके करते जाएंगे और उस पर क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बेसिक बेसिक और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के हम हाजिर हैं आपके सामने, जो कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, कह रहा है पहला क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, एक न तो अभाज्य है नहीं भाज्य है। कल के लेक्चर में हमने बताया है कि एक जो है ना ही प्राइम नंबर में आता है ना ही कंपोजिट नंबर में आता है। इस बात को याद रखेंगे आप। दूसरा चीज ये भी याद रखेंगे कि जीरो जो है इंटीजर होता है, लेकिन ना पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही निगेटिव इंटीजर होता है। जीरो जो है न्यूट्रल इंटीजर होता है। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। जीरो ना तो धनात्मक है नहीं ऋणात्मक है। इफ पी एंड क्यू इज इवन देन पी एंड क्यू आर ऑलवेज इवन। ये भी चीज हमने कल कराया है कि अगर आप इवन में इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा कितना क्या निकल के आएगा, इवन निकल के आएगा। आप देख पाएंगे कुछ भी दो इवन नंबर का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इवन नंबर निकल के आएगा। तो ये भी आपका सही है, तीनों आपका सही निकल गया। तो जाहिर सी बात है चौथा गलत होगा। कह रहा है रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। रूट टू क्या है? इरेशनल है। रूट टू क्या है? इरेशनल नंबर है। तो ये भी तो सही है भाई साहब। तो कौन सा सही नहीं है? एक जो है नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट है, ये भी बात सही है। जीरो ना तो धनात्मक है नहीं ऋणात्मक है, ये भी बात सही है। इफ पी इंटू क्यू इज इवन, सॉरी यहाँ पे पढ़ने में मिस्टेक हुआ है। 3 नंबर में आप देखेंगे ध्यान से कि P इंटू क्यू इज इवन। कह रहा है कि यदि P इंटू क्यू अगर इवन है तो P और Q हमेशा इवन होगा। ये गलत बात है, क्योंकि अगर आप एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर का मल्टीप्लाई कराते हैं तो भी आपका इवन निकल के आता है, जबकि ये अगर P है तो ये Q है। तो यहाँ पे आप देखेंगे P क्या है? ऑड है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है P एंड Q आर ऑलवेज इवन। तो यही आपका गलत हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 5 × 6 करेंगे, क्या निकल के आएगा? 30 निकल के आएगा। ये अगर आपका P है तो ये Q है। यहाँ पे P क्या है? ऑड है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि P जो है हमारा इवन है। तो यही इसीलिए हमारा ऑप्शन सी जो है आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? बाकी रूट टू अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का परिभाषा हमने बताया था कि नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इरेशनल नंबर होगा। नॉट अ परफेक्ट क्यूब, अगर यहाँ पे √3 है तो ये भी क्या है? इरेशनल नंबर है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर यहाँ पे क्यूब √2 दे रहा है तो ये भी क्या है? इरेशनल नंबर है। इसी के साथ हमने एक और बात बताया था कि यहाँ पे पाई के बारे में आपको याद रखना है कि पाई क्या है? ये भी एक इरेशनल नंबर है, जबकि पाई का वैल्यू 22/7 होता है। ई आपका क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन पाई जो है अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ गया भाई साहब? कोई तकलीफ नहीं है? अगले सवाल पे आ जाइए।
अगला सवाल देखेंगे, कह रहा है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n होगा। n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n क्या होगा? पहला ऑप्शन कह रहा है हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगा, ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। तो ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर रूट के अंदर 4 है तब तो निकल के आएगा 2। ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है। लेकिन अगर रूट के अंदर 3 है तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है ना? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेट में लेके लेके चलते हैं 1.732। तो पहला हमारा गलत हो गया। दूसरा कह रहा है हमेशा एक परिमेय संख्या होगा। तो ये गलत बात है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये जो है अपरिमेय संख्या है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा। तो ये भी गलत है, क्योंकि रूट 3 जो है अपरिमेय तो है, लेकिन रूट 4 क्या है? परिमेय संख्या है। और एन का तो कुछ भी मान रख सकते हैं हम। अगला कह रहा है या तो एक प्राकृतिक संख्या या फिर एक अपरिमेय संख्या। तो ये बात सही है। यहाँ पे जो है आपका नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या। और रूट 3 क्या है? इरेशनल नंबर है, अप्राकृतिक सॉरी अपरिमेय संख्या है। तो यही बात सही है, और इसी के साथ ऑप्शन डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया भाई साहब? कोनो प्रकार का तकलीफ है नहीं है ना? तो अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुना किया जाता है तो इस गुणनफल की इकाई अंक क्या है? इस गुणनफल की इकाई अंक बताना है। 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को गुना किया जाता है। सभी विषम अभाज्य संख्याओं को अगर गुना किया जाता है तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि विषम अभाज्य संख्या बोला है। क्या बोला है? विषम अभाज्य संख्या बोला है। तो विषम अभाज्य लेंगे तो आपका 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना? उसके बाद 7 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा ना? तो यहीं तक आप देखेंगे तो इस सब में क्या आएगा? हमेशा आपका 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 से गुना हो रहा है। और 5 से गुना हो रहा है तो 5 से गुना होने पर 5 से अगर किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई होगा और अगर इवन नंबर मतलब कि उसमें 2 नहीं आएगा तो हमेशा 5 आएगा, क्योंकि 5 से आप कभी भी गुना करेंगे तो 2 ही चीज आने का आता है, 0 या फिर 5। तो यहाँ पे 2 तो आ नहीं रहा है, तो 5 के साथ अगर 2 नहीं मिलेगा तो 0 नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? आपका 5 बन जाएगा। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बात समझ में आया? जैसे आप देख पा रहे हैं 3 गुना 5 करेंगे क्या आएगा? 15 आएगा। या फिर 3 गुना 5 गुना 7 करेंगे क्या आएगा? 105 आएगा। आएगा ना? आएगा कि नहीं आएगा? तो आप देख पा रहे हैं हर बार इकाई का अंक 5 आएगा। तो यहाँ पे इतना सारा करने का जरूरत नहीं है। अब कुछ लोग यहाँ पे 110 तक निकालेंगे अभाज्य संख्या और उसको गुना करने का ट्राई करेंगे। ऐसा करने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। चीजों को समझना पड़ेगा कि आखिर इस प्रकार का क्वेश्चन क्यों दिया गया है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन वही बनाया जाता है जो 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाए लगभग। हाँ, एक आध क्वेश्चन रहता है कि आपका 2-3 मिनट का समय लेगा, लेकिन ये 2-3 मिनट के समय का क्वेश्चन नहीं है। अगर इसको आप प्रॉपर सॉल्व करोगे तो 5 मिनट से ज्यादा लग जाएगा, और 5 मिनट 10 मिनट में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनाया जाता है। बात समझ में आ गया? अगले सवाल पे चले। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है ना? सब मस्त है? पता है ना कि इस बार सिलेक्शन ले लेना है अपने लिए ना सही, उनके लिए जो आपके पीछे दो चेहरे हैं जिन्होंने आपके लिए सब कुछ त्याग करके रखा है। इस बार लड़के का सिलेक्शन हो जाए तो बहुत कुछ करना है, बहुत सारी उम्मीदें लगा के रखे हैं। वो कहावत है ना कि हंसाना सबको आता है, रुलाना सबको आता है। हंसाना सबको आता है, रुलाना सबको आता है, लेकिन जो रुला के हंसाते वो पिताजी होते हैं और जो रुला के खुद रो पड़े वो माता जी होती हैं। बात समझ में आया? तो उनके लिए इस बार सिलेक्शन ले लेना है। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। कल का क्लास आप देखेंगे तो उसमें हमने बताया है कि जब भी हर में डिनोमिनेटर में, किसमें? हर में डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर मतलब कि हर में, मतलब कि हर में आपका क्या क्या मिले? 2 मिले, या फिर केवल 5 मिले, या फिर 2 गुना 5 मिले, तो वो क्या होगा? ये जो है आपका टर्मिनेटिंग मतलब कि शांत दशमलव होगा। टर्मिनेटिंग मतलब कि शांत दशमलव होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग मतलब कि शांत दशमलव। टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा मतलब कि शांत दशमलव होगा। क्या होगा? शांत दशमलव होगा, दशमलव होगा। लेकिन अगर 2 और 5 के सिवाय कुछ भी मिलता है तो वहां पे वो क्या हो जाएगा? अशांत पुनरावृत्ति हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 1600 है। 16 में आप देखोगे कि 16 और 100 कर सकते हैं। आपका 100 में क्या है? 4 और 25 है ना? और 16 में क्या है? केवल 2 है ना? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि तो शांत है। 8 में देखेंगे तो क्या आएगा? केवल 2 आएगा। आएगा ना? 50 में देखेंगे तो क्या आएगा? 5 और 2 आएगा। 25 और 2।
6 में देखेंगे तो क्या आ रहा है, 2 गुना 3 आ रहा है। अब यहाँ पे आपने देखा कि क्या निकल के आ गया, 3 आ गया। तो यही क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब कुछ लोग इसको डिवाइड करके चेक करेंगे, तो डिवाइड नहीं किया जाता है। बाकी इसको डिटेल में अगर जानना है तो कल और भी डिटेल में बताए हैं फर्स्ट लेक्चर में, वहां से जाकर के कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पढ़ के? बोले हैं 100% क्लियर करेंगे, मतलब 100% क्लियर करेंगे। जो बोलते हैं वो करते हैं, ठीक है। बीच में कुछ डिस्टरबेंस के कारण बोले बहुत कुछ लेकिन किए नहीं है, उस बात को थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी समस्याओं को हम समझते हैं। ठीक है ना, अगले सवाल पे आ जाइए। मजा आ रहा है ना क्वेश्चन करके? अगला सवाल आप देखेंगे कि m जो है 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या है, और n जो है 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या है। तो m माइनस n का मान क्या होगा? थोड़ा फटाफट बता दो था कि 0 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, और 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हो तो क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर बाई चांस कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठे हो, राहुल सर का मूवी देखने के लिए बैठे हो, राहुल सर आएंगे उड़ उड़ के मारेंगे, तो भाई कम से कम इस सब चीज को कमेंट किया करो, ठीक है। तो इसको कमेंट कर दो कि 0 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है। तुमको पता नहीं है, कल बताए थे हम, ठीक है। तो याद कर लो, 0 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, 15 होती है, ठीक है। और 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 10 होती है, ठीक है। और एक 0 से लेकर के 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 25 होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला है हमसे कि m जो है 0 से 50 के बीच की अभाज्य संख्याओं की संख्या मतलब 15 है, और n जो है 50 से 100 के बीच की अभाज्य संख्याओं की संख्या मतलब कि 10 है। तो m माइनस n का बात किया गया है, m माइनस n मतलब कि 15 माइनस 10 कर देंगे, कितना निकल के आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखा जाए तो कितना छोटा सा बात है, लेकिन अगर यही चीज हमको याद ना रहे तो मैक्सिमम टाइम लग जाएगा और गलती होने का चांस भी रहेगा। क्योंकि प्राइम नंबर जो होता है, अभाज्य संख्या जो होता है, वो कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता है। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या जो होता है वो कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करता है। तो उस केस में अभाज्य संख्याओं की को निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कहीं कहीं कंफ्यूजन में छूट जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको याद रख लेना ज्यादा बेहतर है। बार बार क्या कहते हैं कि यहाँ पे आप टाइम लगाइए, यहाँ पे आप लर्नर बन के रहिए, हो एग्जाम में परफॉर्मर बनना है। आप लोग यहीं पे परफॉर्मर बनने लगते हैं, यहाँ पे आपको परफॉर्मर नहीं बनना है, एग्जाम में बनना है। और एग्जाम में कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ज्यादा समय देना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला कह रहा है कि n जो है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। n क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जब n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? n इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 13 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। मतलब शेषफल कितना होगा, तो आप भाग देना जानते हो, लेकिन प्राइम नंबर किसको कहते हैं ये तो आपको जानना पड़ेगा, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं ये तो आपको जानना पड़ेगा। इसलिए हमने एक लेक्चर केवल लिया है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पे। बात समझ में आ रही है? तो आप देखेंगे कि ये 3 अंकों की जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी वो 1 होगी। प्राइम नंबर हम किसको कहते हैं, यहाँ पे आप जानोगे प्राइम नंबर हम किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, एक बार बता दो कमेंट करके, कमेंट करो फटाफट, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो अभाज्य संख्या भाई साहब यहाँ पे हम कहते हैं कि जिसका फैक्टर जो है वो क्या क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और वो खुद होना चाहिए। जिस नंबर का फैक्टर निकालेंगे वो खुद होना चाहिए। अगर इन दोनों को छोड़ के कोई और फैक्टर नहीं है तो फिर वो नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। अब फैक्टर किसको कहते हैं, तो फैक्टर हम उसको कहते हैं जो दी गई संख्या को काटते हैं। जैसे 4 का अगर फैक्टर हम लिखना चाहें तो 4 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो ये 4 का फैक्टर हो जा रहा है। 8 का फैक्टर लिखेंगे तो 8 को कौन कौन काट सकता है, 1 काट सकता है, 2 काट सकता है, 4 काट सकता है और 8 काट सकता है। तो ये 8 का फैक्टर हो गया। तो उसी प्रकार से जैसे आप 5 का फैक्टर लिखेंगे तो 5 का फैक्टर क्या क्या होगा, 1 होगा और 5 होगा। तो 1 है और वो खुद है, तो ये 5 क्या है, प्राइम नंबर है। उसी प्रकार से अगर आप 2 का फैक्टर लिखना चाहोगे तो 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो 1 है और ये खुद है, तो ये क्या है, 2 प्राइम नंबर हो जाएगा। इसीलिए 2 को पता है क्या क्या बोला गया है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बोला गया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बोला गया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोला गया है, ठीक है भाई साहब।
इसको और एक चीज पूछता है इस पे, इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर इसको बोलते हैं हम। इकलौता एक संख्या जो होता है, जो कि इवन होता है लेकिन प्राइम नंबर होता है, तो दो को इवन प्राइम नंबर बोलते हैं। अगर आपसे पूछ लेता है कि स्मॉलेस्ट, फटाफट कमेंट कर दो, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर मतलब कि सबसे छोटी विषम संख्या। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर फटाफट कमेंट करके बता दो, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और ये इतना बात निकल गया है तो एक चीज और कमेंट कर दो, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर फटाफट कमेंट कर दो। याद होगा, कल का लेक्चर देखे हो तो, नहीं देखे हो तो याद रख लो, पूछ देता है। और रेलवे में खास करके पूछता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। बात समझ में आ गया? चल भाई आगे आ जा। आगे कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके वर्गों का अंतर जो है 35 है। प्राकृतिक संख्याओं के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके वर्गों का अंतर कितना होना चाहिए? 35 होना चाहिए भाई साहब। कौन कौन बताएगा? बता सकते हो? कौन कौन बताएगा? तो यहां से वर्गों का अंतर मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होना चाहिए? 35 होना चाहिए। ठीक है, 35 होना चाहिए। तो यहां से ए प्लस बी बोल सकते हैं और ए माइनस बी बोल सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहां से 35 को अगर फैक्टराइज करोगे तो 7 और 5 निकल के आएगा। तो इसको आप 7 बोलोगे तो इसको 5 बोल सकते हो। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? बोल सकते हैं सर जी, कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हो ना। और क्या क्या निकल के आ सकता है? इसको 35 बोल सकते हैं तो इसको 1 बोल सकते हैं। तो दो ऐसे युग्म हैं जिनके वर्गों का अंतर कितना आएगा? 35 आएगा। बात समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ना ही कोई समस्या होना चाहिए। ए प्लस बी का वैल्यू 35, ए माइनस बी का वैल्यू 1 रख सकते हैं। ए प्लस बी का वैल्यू 7 तो ए माइनस बी का वैल्यू 5 रख सकते हैं। बात समझ में आ गया? कोनो दिक्कत है? कोनो प्रकार का समस्या नहीं है ना? आगे बढ़े ना? आगे आ जाओ, अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल देख लो। कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का योग जो है 14 है और उनके वर्ग के मध्य अंतर जो है 56 है, तो उनके वर्ग का योग क्या होगा? द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 14 एंड डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 56, देन व्हाट इज द सम ऑफ देयर स्क्वायर? तो यहाँ पे मान लेते हैं कि दो नंबर हमारा ए और बी है, तो ए प्लस बी कितना दे रहा है? 14 दे रहा है। कोई दिक्कत है? नहीं है सर जी। यहां से अगर हम बात कर ले तो वर्ग के मध्य अंतर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू दे रहा है 56। अब इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी होता है ना, बराबर में 56 दे रखा है। 56 दे रखा है भाई साहब, बराबर में क्या दे रखा है? 56। अब यहां से ए प्लस बी को हम 14 ले सकते हैं, तो 14 इंटू में ए माइनस बी आ जाएगा, और ए माइनस बी बराबर 56 है। यहां से 14 से 4 बार में, तो यहां से ए माइनस बी कितना आ गया? 4 आ गया। ए माइनस बी कितना आ गया? 4 आ गया। अब ए माइनस बी 4 आ गया तो यहाँ पे एक चीज आप याद रखेंगे, ए प्लस बी का वैल्यू आपका पहले से पता है 14 है, और ए माइनस बी का वैल्यू कितना है? 4 है। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान दोगे कि यहाँ पे अगर आपको कभी भी ए प्लस बी का वैल्यू एक्स मिलता है और ए माइनस बी का वैल्यू अगर वाई मिलता है, तो अब इसको सॉल्व करने का जमाना जा चुका है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का जमाना नहीं है, इसको डायरेक्ट करना है। कैसे करेंगे डायरेक्ट सर जी? तो डायरेक्ट करोगे, यहां से ए बराबर डायरेक्ट लिखोगे एक्स प्लस वाई बटे में 2 करोगे। ठीक है, और बी बराबर क्या हो जाएगा? तो एक्स माइनस का वाई बटे में 2 कर दोगे। बात समझ में आ गया भाई साहब? कोनो तकलीफ नहीं है। अब यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो यहाँ से ए बराबर कितना हो जाएगा? तो 14 4 18, 18 बटे 2 करोगे तो 9 हो जाएगा। और बी बराबर कितना हो जाएगा? तो 14 माइनस 4 10, 10 बटे 2 करोगे 5 हो जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा क्या है? उनके वर्ग का योग क्या होगा? तो 9 का स्क्वायर आपका 81 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 106 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। 106 हो जाएगा और यही आपका भाई साहब आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? कोनो तकलीफ है? एकदम 100% गारंटी दे रहे हैं, इसको अगर फॉलो कर लिए तो मैथ कुछ बाहर नहीं जाएगा। ठीक है,
तो तुम सोचोगे कि सर फ्री में इतना कौन करता है। हम कर रहे हैं लेकिन फ्री में नहीं कर रहे हैं, इसके बदले में सेशन को जम के शेयर करना है और वीडियो पे कमेंट तो जरूर करना है कि हाँ सर मजा आ रहा है, इस सेशन को जारी रखा जाए, ताकि हमको पता चले कि आपको पढ़ के मजा आ रहा है। ठीक है। अब पता चला हम चिल्लाए जा रहे हैं, हम पढ़ाए जा रहे हैं और आपको मजा ही नहीं आ रहा है, आपको फायदा ही नहीं हो रहा है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो फिर काहे के लिए हम चिल्लाएंगे। तो कमेंट जरूर करना है, ठीक है। क्योंकि इसका जो हम लोग के बीच का गैप है वो आपका कमेंट है, कमेंट पूरा करेगा। ठीक है। हम इधर से चीजों को डिलीवर कर रहे हैं, उधर से आप चीजों को ले रहे हैं, लेकिन बीच का गैप कैसे पता चलेगा, बीच का जो हम लोग का गैप बन रहा है वो कैसे खत्म होगा, आपके कमेंट से, आपके लाइक से, आपके वीडियो को शेयर से। ठीक है। तो जम के करना है, ठीक है ना, इसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल पे आ जाइए यहाँ पे। अगला सवाल कह रहा है कि यदि x है, x+1 है और x+3 सभी अभाज्य संख्याएं हैं तो x का मान क्या होगा। अगर x हो गया, x+1 हो गया और x+3 हो गया, सभी अभाज्य संख्याएं हैं तो x का मान क्या होगा। तो इस केस में आप याद कर लीजिए, आपको दिमाग में हमेशा के लिए सेट रखना है। क्या सेट रखना है गुरुजी, बताते हैं भाई साहब, टेंशन काहे ले रहे हो। x है तुम्हारा, x+1 है और x+3 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हमेशा के लिए आप दिमाग में रखेंगे कि हमेशा x का मान 2 होगा, 2+1 3 हो जाएगा और 2+3 5 हो जाएगा। तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है, तो x का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब अगर इसका बेसिक आपको नहीं पता है तो इसका कोई पैटर्न नहीं होता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं होता है। ठीक है। तो इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना होगा कि x का मान हमेशा यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। बात समझ में आ गया। आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल पे चला जाए। चलिए आ जाइए, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है, यदि इनमें से एक किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है, तब इन संख्याओं में से एक संख्या क्या होगी। अब यहाँ पे आपको बताना है, तो तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है, ठीक है। तो एक को मान लेते हैं कि हम 2 है, एक को हमने क्या मान लिया, 2, सबसे पहला हमने मान लिया कि 2 है और तीनों का योगफल 100 हो गया, तो बाकी दो का योगफल कितना बच जाएगा, 98 बच जाएगा, 98 बच जाएगा। अब कह रहा है कि इनमें से एक जो है किसी दूसरी से 36 अधिक है, तो अगर एगो x होगा तो दूसरा x+36 कर सकते हैं, कोई दिक्कत होगा नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं होगा। इन दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 98 आना चाहिए, आना चाहिए ना। अब आना चाहिए तो यहाँ पे 2x हो जाएगा और 36 जाकर के उधर माइनस होगा, 8 में से 6 घटेगा, 2 बचेगा, बचेगा ना, और 9 में से 3 घटेगा, 6 बचेगा। 2 से काटेंगे कितने बार में कटेगा, 31 बार में कटेगा, तो x का मान कितना आ गया, 31 आ गया। x का मान 31 आ गया, तो यहाँ पे पहला संख्या 2 हो गया, दूसरा 31 हो गया, तीसरा x+36, मतलब कि तीसरा कितना हो जाएगा, तो तीसरा इसको जोड़ दो, इसमें 36, तो इसमें 36 ऐड कर दोगे तो 6 और 1 7 और 3 और 3 6 हो जाएगा ना, तो 6, तो तीसरा आपका 67 हो जाएगा। कोई भी संख्या है नहीं है सर जी, तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर जी आप 2 को क्यों मान लिए, इसलिए मान लिए क्योंकि 3 को अभाज्य संख्याओं का योगफल दे रखा है, दे रखा है ना। तो यहाँ पे हमारा रिलेशन जो दे रखा था वो दो संख्याओं के बीच का दे रखा था, तो एगो को हम मान के साइड कर दिए, क्योंकि यहाँ पे दो तो अभाज्य संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई समस्या। बढ़ा जाए आगे कि नहीं बढ़ा जाए, बढ़ा जाए ना। चलिए आगे आ जाइए, ज्यादा सवाल नहीं है, आज का सेशन छोटा ही रखेंगे लेकिन बेहतरीन रखेंगे। हर सेशन आपको एक बेहतरीन चीज सिखा के जाएंगे हर दिन। कह रहा है कि चार क्रमागत संख्या अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है, उनमें से पहले तीन का गुणनफल जो है 385 है और अंतिम तीन का गुणनफल जो है 1001 है, तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको याद होना चाहिए, जब डिविजिबिलिटी पढ़ाएंगे तो वहां पे जब 7, 11 और 13 का हम रूल बताएंगे ना, 7, 11 और 13 का एक ऐसा रूल है जो कि 7, 11, 13 तीनों पे काम करता है आपका, तीनों पे 7, 11, 13 एक ही रूल काम करता है, ठीक है, विभाज्यता का नियम। तो 7 गुना 11 गुना 13 करेंगे तो पता है कितना आता है, 1001 आता है। और ये इतना बार रिपीट हुआ है ये वाला कॉन्सेप्ट कि आप देखोगे ना तो पागल हो जाओगे, एसएससी हो या रेलवे हो, इतना बार रिपीट हुआ है ये कॉन्सेप्ट, 7 गुना 11 गुना 13 का कॉन्सेप्ट, कि आप देख के पागल हो जाओगे कि सर इतना बार। हाँ भाई इतना बार।
तो 7 गुना 11 गुना 13 क्या होता है? 1001 होता है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बोला है कि चार संख्याएं हैं, तो चार संख्याएं एक्स वाई जेड मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। बोला है अंतिम तीन का गुणनफल 1001 है, तो अंतिम तीन तो भाई साहब हमको मिल गया, अंतिम तीन मिल गया। इसको हमने ले लिया एक्स, इसको ले लिया वाई और इसको ले लिया जेड। ठीक है, इसको ले लिया एक्स वाई जेड। अब पी का मान, तो प्रथम तीन का गुणनफल दे रखा है 385, तो यहां से पी हम मान लेते हैं कि यहाँ पे पी है। पहला नंबर पी है ना, दूसरा नंबर एक्स है और तीसरा नंबर वाई है। बराबर कितना है? 385 है भाई साहब। तो यहाँ पे आपको पी तो पता नहीं है, लेकिन एक्स और वाई आपको पता है। एक्स और वाई आपको पता है ना? काट दो, 11 सत्ते 77 और 77 5 385। तो पी का मान आपका कितना आ गया? 5 आ गया। मतलब चारों अभाज्य संख्याएं निकल के आ गई, 5, 7, 11 और 13। 5, 7, 11 और 13 चारों अभाज्य संख्याएं निकल के आ गई। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 13 हो जाएगी। थोड़ा सा भी डाउट है? 1% का है तो बता दो। नहीं है ना? अगर आपसे पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, तो 5 हो जाता। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये बात हमेशा के लिए दिमाग में रखना होगा, बाकी आगे बहुत बार रिपीट करेंगे। अगर आप याद नहीं भी रखोगे ना, तो हम याद करवा के मानेंगे। ठीक है, दिमाग में ठूस ठूस के याद करवा देंगे। ठीक है, लेकिन इस बार तुमको सिलेक्शन किसी हाल में लेना है, इस बार तुमको सिलेक्शन किसी हाल में लेना है। बस इसी बात को अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, और रात दिन एक करके मेहनत करना है, क्योंकि बिना रात दिन एक किए सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन चाहिए भाई साहब, सिलेक्शन। ज्वाइनिंग लेटर चाहिए, रिजल्ट केवल ला देने से नहीं होगा, ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पहुंचना चाहिए। और जब एक बार जम के तैयारी होती है ना, तो एक नहीं 5-5 ज्वाइनिंग लेटर घर पहुंचता है। लेकिन एक बार तू कम से कम ढंग से तो पढ़ के देखो। उल्टा सीधा पढ़ते हो, एग्जाम आएगा, इधर से वन शॉट वीडियो तो इधर से मैराथन करके, वैसे थोड़ी सिलेक्शन होगा भाई साहब। वो उनके लिए है जो सब पढ़ के बैठे हुए हैं, आराम से सो रहे हैं, चल भाई वन शॉट से रिवीजन कर लिए। उनको केवल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिमाग में लाना है, बाकी वो प्रैक्टिस सब कुछ करके बैठे हुए हैं। आपके लिए वो चीज नहीं होता है। आपके लिए पहले ये चीज जरूरी है। इसको एक एक चीज को नोट करो, एक एक चीज को लिखो, एक एक चीज का नोट्स बनाओ। समझ में आया? तो डेली आपको वीडियो मिल रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? अगला सवाल आप देखेंगे और आज का आखिरी सवाल इसको रखेंगे। ठीक है, अगला लेक्चर में आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है, और डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही बेहतरीन पढ़ाने वाले हैं, तो इसलिए उस लेक्चर को मिस मत कीजिएगा। ठीक है ना? अगला सवाल कह रहा है कि यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 6 है, दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना दे रखा है? 6। मतलब कि x माइनस वाई का मान दे रखा है 6। अब आप कुछ लोग सोचेंगे कि सर जी बार बार एक्स को काहे लाते हैं? भाई एक्स अगर है तो वो है, हमेशा रहेगा। ठीक है, अगर एक्स ओ बना है, कोई भी है जो एक्स बना है या बनी है, तो हमेशा आपके लाइफ का पार्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि जब जाता है ना, तो रेशियो में निकलता है। ठीक है, दूध और पानी जब एक साथ मिक्स हो गया, तो जब भी उसमें से दूध निकालो या फिर पानी निकालो, जिस अनुपात में दूध या पानी पहले से है, उसी अनुपात में वो निकलेगा भी। तो ये एक्स, इसलिए अगर एक्स बन चुका है तो एक्स रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और एक्स इसलिए लाते हैं ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। बात समझ में आया? तो यहाँ पे आ जाओ, एक्स माइनस वाई 6 दे रखा है, उनके वर्गों का अंतर 60 दे रखा है। मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस का वाई का स्क्वायर कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। फिर से इसमें वही कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है? तो ये आप याद रखोगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है गुरुजी। होता है ना? दिमाग में याद रहेगा? रहेगा सर जी। चल भाई, याद रहेगा तो हम मिटा दिए जो। यहाँ पे एक्स प्लस वाई हो जाएगा और एक्स माइनस वाई हो जाएगा, बराबर में 60 है। यहां से एक्स प्लस वाई का तो वैल्यू आपको नहीं पता है, लेकिन एक्स माइनस वाई का वैल्यू आपको पता है कितना? 6, बराबर में 60 है। 6 से काटोगे 10 बार में कट जाएगा, तो एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा? एक्स प्लस वाई आपका 10 आ जाएगा। एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब एक्स प्लस वाई जब 10 आ गया, तो भाई साहब अब आपके लिए कितना आसान हो गया कि एक्स प्लस वाई कितना है? 10 है। और एक्स माइनस वाई कितना है? सर जी 6 है। तो बताओ ना, एक्स का मान कितना होगा? बताओ। 10 6 16/2 करोगे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 10 माइनस 6 4 हो जाएगा, 4/2 करोगे 2 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स का मान 8 और वाई का मान 2 हो गया।
अब यहाँ पे बोला है कि उनके घनों का योगफल ज्ञात करें। घनों का योगफल पूछा है तो 8 का घन कितना होता है, 512 होता है। ठीक है, और 2 का घन कितना होता है, 8 होता है। दोनों का योगफल करोगे कितना आ जाएगा, 520 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बार कमेंट करके बता दो क्यूब कितना तक याद करके रखे हो, क्यूब कितना तक याद करके रखे हो। 10 तक कम से कम याद है कि नहीं है। चलो एक बार और रिवीजन कराते हैं। चल फटाफट बताओ 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब कमेंट करते जाओ। 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है सर जी, 27 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब सर जी 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब सर जी 125 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है, तो 6 का क्यूब सर जी 216 होता है। 7 का क्यूब कितना होता है, फटाफट बता दो, 343 होता है। 8 का क्यूब फटाफट कमेंट कर दो कितना होता है, 512 होता है। अभी लिखे थे, कम से कम ये वाला तो कमेंट कर देते। 9 का क्यूब कितना होता है, तो 9 का क्यूब सर जी 729 होता है। और 10 का क्यूब, तो 10 का क्यूब भाई साहब 1000 होता है। यहां तक तो तुमको याद होना चाहिए, याद है कि नहीं है। अब जब यहां तक याद है तो चल भाई आजा, कम से कम 11 का क्यूब याद कर ले आज, 1331 होता है सर जी। 12 का क्यूब याद कर ले आज, 12 का क्यूब 1728 होता है। चल दो आज याद कर ले, ज्यादा नहीं, दो आज याद रख। 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना। धीरे धीरे सब याद करा देंगे, टेंशन ना ले। ठीक है, स्क्वायर याद है, चले स्क्वायर का भी आजा लास्ट में रिवीजन कर लेते हैं। स्क्वायर फटाफट बोलते जा। 2 का स्क्वायर गुरु जी 4 होता है, बोलते जा। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का स्क्वायर सर जी 16 होता है। 5 का स्क्वायर सर जी 25 होता है। फटाफट बोलते जा भाई साहब। 6 का स्क्वायर सर जी 36 होता है। 7 का स्क्वायर बोल जल्दी, 49 होता है। 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर सर जी 64 होता है। 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर सर जी 81 होता है। 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर सर जी 100 होता है। तुरंत कीड़ा काट रहा होगा, सर जी ये सब क्या कर रहे हैं, ये तो याद है चला गया। 11 का स्क्वायर बता फटाफट, 121 होता है। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। 13 का स्क्वायर फटाफट बता दे, 169 होता है। 14 का स्क्वायर 196 होता है। 15 का स्क्वायर 225 होता है सर जी। 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 होता है सर जी। 17 का स्क्वायर 289 होता है सर जी। 18 का स्क्वायर 324 होता है सर जी, होता है। 19 का स्क्वायर 361 होता है सर जी। 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 होता है सर जी, होता है कि नहीं होता है, होता है सर जी, होता है ना। 20 का स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है, 20 का स्क्वायर कर लिए। अच्छा अब आजा, अब आप देखते हैं कितना याद है। चल फटाफट बताओ। 21 का स्क्वायर 441। 22 का स्क्वायर 484। 23 का स्क्वायर 529। 24 का स्क्वायर बताओ, अब बताओ, 576। 25 का स्क्वायर 625। 26 का स्क्वायर 676। 27 का स्क्वायर 729। 28 का स्क्वायर 784। अब चल 29 का स्क्वायर तू कमेंट कर दो, और 30 का स्क्वायर हम बता देते हैं, 900। याद है ना। 29 का स्क्वायर फटाफट कमेंट कर दे भाई साहब। ठीक है, 29 का स्क्वायर कमेंट कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां तक कोई समस्या नहीं होगा। स्क्वायर भी आपको रिवीजन करवा दिए, 50 तक स्क्वायर याद करा देंगे। क्यूब भी आपको 20-25 तक याद करा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, लेकिन बेहतरीन पढ़ेंगे। और जब खत्म होगा ना जिस दिन, उस दिन लगेगा या कंप्लीट किया हमने। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन इतना ही रखेंगे। मिलेंगे आपसे फिर कल अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। कल आपका डिजिबिलिटी रूल क्लियर करेंगे, उस पर आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं, और हर एग्जाम में उससे क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए उस सेशन को करिएगा और बढ़िया से करिएगा। ठीक है, तो फिलहाल इस सेशन को हम एंड कर रहे हैं, और इस बार आपको पढ़ना है कि अपने लिए ना सही, उस दो चेहरे के लिए जो आपके पीछे खड़ा है, आपके लिए हमेशा सपोर्ट में खड़ा रहता है। आप गलती भी किए तब भी आपके साथ खड़े रहे, आप सही किए तब भी आपके साथ खड़े रहे। अब आपको काम है कि कुछ कर दिखाने का। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे कल।